नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार बीएसवी गुरुजी में। दोस्तों, अगर आपका स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर के आप छात्र हैं और आपका एमआईएल हिंदी है एईसी फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, जहां पर सीबीसीएस लागू है यानी 4 वर्ष का कोर्स होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप छात्र हैं, चाहे आप बीए में हैं या बीएससी में हैं या बीकॉम हैं, अगर आप भी ये विषय लिए हुए हैं एईसी फर्स्ट तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हालांकि हम मिथिला यूनिवर्सिटी में जिन भी विद्यार्थियों का परीक्षा हुआ है उनका आंसर के मिलाने वाले हैं और बिल्कुल 100% सही 101% सारे प्रश्न का आंसर हम जो आपको सही सही देंगे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और इस प्रश्न का जो है पीडीएफ भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ भी अगर आपको लेना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो साथियों, आपके सामने यह क्वेश्चंस रहा। ऊपर का पेज ऐसा रहता है, कुछ कुछ यहाँ पर आपको भरना होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ भरना होता है, फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये पहला प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो साथियों, पहला जो प्रश्न आज की परीक्षा में पूछा गया है यानी 23 जनवरी 2025 को जो पूछा गया है मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं का के एग्जाम में एईसी फर्स्ट में, वो क्वेश्चन था आपका पहला, सदाचार का तबीज किस विधा की रचना है दोस्तों। यह जो रचना है दोस्तों किस विधा की रचना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम आया है। तो ये है व्यंग निबंध है, ठीक है, यानी हंसने वाले पर निबंध है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। पंडित सयोध्यानाथ किस रचना के पात्र हैं दोस्तों, यानी किस पाठ के जो है मुख्य पात्र हैं ये, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है बेटी वाला विधवा। आंसर तो आपका सेलेक्ट सी ही होता है, लेकिन भय जो है भय इस पाठ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल। गेहूं और गुलाब किनकी रचना है दोस्तों, तो गेहूं और गुलाब ये बेनीपुरी की रचना है, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी आप लोग याद रखिएगा। और बेटी वाली विधवा जो है दोस्तों यह किसका है, तो बेटी वाला विधवा जो है ये दोस्तों आपका प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। चलिए आगे भी ऐसा प्रश्न मिलेगा। कामतानाथ किस रचना का पात्र है दोस्तों, तो कामतानाथ जो है दोस्तों यह जो है ये बेटी वाले विधवा पाठ का मुख्य पात्र है। आंसर आपका सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उमानाथ किस रचना का पात्र है दोस्तों, तो उमानाथ जो है ये बेटी वाली विधवा पाठ का ही ये प्रमुख पात्र है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है आपका 5वां, फूलमती किस रचना के पात्र हैं दोस्तों। जो फूलमती है दोस्तों ये किस पाठ के प्रमुख पात्र हैं, तो ये जो है आपके फूलमती ये बेटी वाली विधवा पाठ के ही प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल कैसे निबंधकार थे, तो ये मनोवैज्ञानिक और ललित निबंध ये दोनों थे। आंसर आपका सी 100% सही होगा, ठीक है। 100% आपने अगर सी ऑप्शंस को मारे हैं तो बिल्कुल सही मार के आए हैं। 7वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो रामचंद्र जी शुक्ल जी का जन्म जो है दोस्तों 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर है, वह शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो वह जो शीर्षक है दोस्तों इसका जो है रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। यही जो है भय पाठ के लेखक हैं, आप लोग पढ़े होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री राहुल संकृत्यान शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त, तो इसके रचनाकार जो है खुद ये राहुल संकृत्यान है और ऑप्शन में नहीं है तो आपको डी ऑप्शन मानना है। 100% बोल रहे हैं, आंसर आपका डी होगा। बहुत लोग जो है ऐसा ऐसा चैनल है जहां पर लोग गलत बता रहे हैं तो आपको गलत आंसर टिक नहीं करना है। 10 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था दोस्त, तो प्रेमचंद्र जी का जो जन्म हुआ था आपका 31 जुलाई 1880 को हुआ था, ठीक है। 31 जुलाई 1880 को इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, श्री राहुल सकृत्यान किस विधा की रचना है दोस्तों, इनका स्मरण भी है, आत्मकथा भी है, निबंध भी है, लेकिन ज्यादातर इनका जो है ये आत्मकथा पर आंसर चला जाएगा बी ऑप्शंस की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब शीर्षक में निबंध में गेहूं किसका प्रतीक है दोस्तों, गेहूं और गुलाब याद रखिएगा बेनीपुरी, ठीक है। किनकी रचना है ये दोस्तों, बेनीपुरी की, ठीक है। और इसमें गेहूं किसका प्रतीक है, तो सामाजिक प्रगति और भौतिक और आर्थिक प्रगति दोनों का, तो ऑप्शन आपका सी है 100% ये सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत दुर्दशा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों,
भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन है मेरे दोस्त, वो आपका कब हुआ था? देखिए बहुत सारे लोग जो है गलती क्वेश्चन को बहुत मारे हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो सही आंसर होता है दोस्तों ये 1875 होता है। और भारत दुर्दशा के जो है यहाँ पर लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ के वाराणसी में हुआ था, ठीक है। यानी सिंपल समझिए कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, या फिर लखनऊ आप मार सकते हैं। बिल्कुल सही बच्ची ने मारी है। पुष्प वाटिका प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है दोस्तों? ये वाल कांड से है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा ये रामचरितमानस लिखा गया है, और तुलसीदास ने रामचरितमानस में 7 कांडों में बांटे हैं, ठीक है। जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड ये होता है ना, तो इसको 7 कांड में बांटे हैं इन्होंने, ठीक है। आगे प्रश्न आपसे आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए आ गया है प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड है दोस्तों? 7 कांड है। बच्चा 6 मारे हैं तो वो गलत मारे हैं, ठीक है। आप लोग के भी एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। मंडप गमन खंड किस रचना का अंश है दोस्त? तो ये ओह भाई, ये किस रचना का है? तो ये पद्मावत की है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पद्मावत, बिल्कुल सटीक आंसर सही होगा। ये मल्लिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ठीक है। मंडप गमन खंड किस रचना का अंश है? तो ये पद्मावत का ही एक अंश है, और पद्मावत के लेखक जो है वो मल्लिक मोहम्मद जायसी है, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश अमेठी में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जायसी किस भाषा के कवि थे? ये अवधी भाषा के कवि थे, मल्लिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए आपका याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों आपके सामने, कबीर किस धारा के कवि हैं दोस्तों? कबीर दास जो है ये ज्ञान मार्गी कवि हैं। बहुत अच्छा गलत किए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा। ये और एक ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कबीर दास भगवान की निर्गुण भक्ति करते थे, ठीक है, यानी भगवान के अवतार को नहीं मानते थे ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने, रामचरितमानस ये फिर से आ गया है। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो निराला जी हो जाएगा। निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आंसर सी 100% सही है। सारे प्रश्न को दोस्तों हमने सुबह में ही आप लोग को करा दिए थे। मैराथन क्लास को अगर आप देख कर जाते, यकीनन 100% आपका एग्जाम में सही प्रश्न सही हो जाता। बापू शीर्षक रचना का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो बापू शीर्षक जो है दोस्तों, इसकी प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी ईस्वी में इसका भी प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, रामधानी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। बच्चा तो यहाँ पे गलत मार दिया था गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सही कर लिया। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अब जो प्रश्न आता है ये सारा प्रश्न लाइन से हम आपको एग्जाम में कराए हुए थे, सुबह में कराए थे। महामैराथन क्लास को आप लोग ज्वाइन किया कीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा के लिए आयोग बनाने का प्रावधान रखता है दोस्तों? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, कहता है अनुच्छेद, तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा 344। ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद राजभाषा के लिए आयोग बनाने का प्रावधान रखता है। हालांकि जितना भी अनुच्छेद है वो 343 से 351 तक वो राजकीय भाषा संबंधी ही चीजें इसमें होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजभाषा का आयोग गठन किस वर्ष हुआ था? सुबह हम चिल्ला चिल्लाकर हम आप लोग को बता रहे थे भाई 1955, याद रखिएगा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। इसको आप लोग याद नहीं रख पाए होंगे तो एग्जाम में गलती किए हैं। अच्छा, हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिला था? तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? तो विश्व हिंदी दिवस जो हम लोग मनाते हैं दोस्तों वो मनाते हैं 10 जनवरी को, और भारत में जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सरकारी कामकाज भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। सी सिंपल, 100% आंसर हम जो भी दे रहे हैं वो आपका सही सही दे रहे हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के रूप में मान्य है? हिंदी भाषा के रूप में मान्य है, वो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 345 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई कौन सा आंसर 28 नंबर है? 28 नंबर का यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा, तो वो 343 है आपका, ठीक है।
और 343 से 51 तकला राजभाषा का ही चर्चा हुआ, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर है, राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खैर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फंसा दिया था, प्रश्न थोड़ा हार्ड जरूर था पूछा हुआ, याद रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया है दोस्त? यहाँ पर देखिए आ गया है, तो 14 सितंबर मार दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है अपने भारत में? वो है आपका 10 जनवरी 2006 से। ठीक है, 10 जनवरी 2006 से जो हम लोग विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं। आंसर आपका ए जो है 100% सही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी बताए हैं। मैथिली को अष्टम सूची में कब शामिल किया गया था? दोस्तों मैथिली को जो है अष्टम सूची में जो शामिल किया गया था वो कब किया गया था? ठीक है, तो सटीक इसका आंसर याद रखिएगा, 2003 में इसको मैथिली को भी शामिल किया गया था। ये मैथिली को अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अष्टम सूची में। अगला प्रश्न आपके सामने है 33 नंबर है, अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता मिली है दोस्त? तो आपका 22 भाषा को अभी भी संविधान में ऐड किया गया है। आंसर आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है दोस्त? तो वो आपका है 8वीं सूची में। वैसे भी हम ऊपर अष्टम सूची बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है, बट बच्चे फंस जाते हैं। अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 120 जो है दोस्तों ये राज्य विधानमंडल की भाषा से संबंधित है। ठीक है, आंसर आपका जो बी बिल्कुल रूप से सही है, 100% सही है, डाउट वाली बात नहीं रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिस भाषा के माध्यम से व्यापक जनता से संपर्क किया जा सकता है वह भाषा संपर्क भाषा होता है, क्योंकि व्यापक और संपर्क करने की बात हुआ है तो ये आपका संपर्क भाषा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न दोस्त, प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे दोस्त? तो 21 सदस्य थे, 100% 21 सदस्य। आंसर आपका सी, 100% सही आंसर आपने कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त आपके सामने 38 नंबर प्रश्न, संक्षेपण क्या होता है दोस्त? संक्षेपण यानी शॉर्टकट होता है, ये मूल अवतरणों का जो है 1/3 भाग होता है। बच्चा गलत मारे हुए हैं सी ऑप्शन, जो कि गलत है आपका। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, संक्षेपण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्त? तो संक्षेपण का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है? 39 नंबर प्रश्न, देखिए थोड़ा सा सवाल आसान है, साहित्य में होता है, कार्यालय में होता है, या बोलचाल में होता है? तो वैसे तो देखिएगा कि संक्षेपण का प्रयोग हमेशा साहित्य में होता है, तो ऑप्शन आपका जो 39 नंबर का ए जो है ये बहुत ज्यादा सही है। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, कार्यालय ज्ञापन को क्या कहते हैं? तो कार्यालय जो ज्ञापन होता है उसको परिपत्र कहते हैं, 100% याद रखिएगा, डी ऑप्शन से ही आपका सही होगा। प्रूफ के साथ 110% परिपत्र जो भी बच्चे माने हैं सही है, बाकी सब का गलत है और टीचर लोग गलत ही बता रहे हैं। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हम देखें लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, बच्चा वही समझ लेते हैं सही है, तब रिजल्ट आएगा बेकार, तो बोलेंगे हमारा इतना था सही और इतना आया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को सही ढंग से देखिए और सही जगह से आप लोग रहिए जुड़े हुए। अच्छे पत्र के गुण क्या होते हैं दोस्त? अच्छे पत्र जो होता है मेरे दोस्त उनका ये सारे गुण होता है। ठीक है, विचार को स्पष्ट होता है, संक्षिप्त भी होता है और सहज भाषा होता है। ठीक है, आसान भाषा होता है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्त आपके सामने, लोक भाषा के संबंध में सत्य कथन क्या है दोस्त? 70 प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने लगा है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, एईसी फर्स्ट है आपका ये। ठीक है, एईसी आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो लोक भाषा के संबंध में सत्य कथन क्या है दोस्तों? तो यह जो भाषा होना चाहिए आम जनता की बोलचाल की भाषा, मीडिया की भाषा, साहित्य की भाषा नहीं, आम जनता की बोलचाल की भाषा होगा तो ये बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 43 यानी 43 नंबर प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? तो जो प्रेस विज्ञप्ति यानी कोई भी नोटिस जो जारी किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रेस विज्ञप्ति। 43 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर आपका हो जाता है सटीक के साथ, वो आपका इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, 100% इनमें से सभी ऑप्शन जो है सही लगता है। 44 यानी 44 नंबर प्रश्न, टिप्पण का अर्थ क्या दोस्तों? टिप्पणी होना चाहिए था, क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी वालों ने गलत पूछा है, जिसको हम लोग कॉमेंट कहते हैं। ठीक है, टिप्पणी का भाषा क्या होना चाहिए दोस्तों? जो टिप्पणी करता है लोग ये इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी लोग समझ ले, सरल होना चाहिए और क्या होना चाहिए मेरे भाई? स्पष्ट होना चाहिए। सारा प्रश्न हमने सुबह में आपको करा दिए थे मैराथन क्लास में, तो जो बच्चे सुबह का क्लास को देख लिए होंगे उनका तो कम से कम 60 प्रश्न तो ऐसे ही सही हो गया होगा। 45 है, परिपत्र को सबसे ऊपर होता है क्यों? वाह, देखिए परिपत्र आ गया आपका। परिपत्र में सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों? सबसे ऊपर जो होता है वो आपका प्रेषक का नाम होता है, फिर नीचे में विषय होता है,
विषय कहाँ पर लिखते हैं, आप नीचे लिखते हैं। प्रेषक का नाम जो होता है ऊपर क्यों लिखते हैं, जैसे प्रेषक नाम किस पर आप आवेदन लिख रहे हैं उनके बारे में लिखते हैं आप, और विषय उसके बाद लिखते हैं कि इसके बारे में, ठीक है। कुछ लोग विषय का आंसर कर रहे हैं जो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा सी आंसर ही सही होगा। क्वेश्चन जरूर टफ पूछा गया था, काफी हार्ड प्रश्न था लेकिन। पल्लवन की विशेषता क्या होता है, चिल्ला चिल्लाकर हमने सुबह में आपका मैराथन में बता रहे थे भाई। पल्लवन की जो विशेषता होता है वो ये सारी बात होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा भाई वो आपका सही ही हो जाएगा। 46 का आंसर डी हो जाएगा। 47 है, अनुवाद का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। किसी चीज को अगर आप अनुवाद करना चाहते हैं तो इसमें आपको सामान्य जानकारी तो होना ही चाहिए, ज्ञान का प्रसार भी होना चाहिए। तो उपयुक्त ए और बी जो है सी दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा सही आपका, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, सरकारी आदेश लिखे जाते हैं किस भाषा लिखे जाते हैं अन्य पुरुष में। 100% प्रश्न का आंसर जो है सही होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, मात्र 20 प्रश्न इसके बाद बचेगा, थोड़ा सा बने रहिएगा। अनुवाद के लिए आवश्यक क्या है दोस्त मेरे, अनुवाद करने के लिए आपको जो है क्या आवश्यकता है, भाषा ज्ञान होना चाहिए, शब्द भंडार भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल रूप से। 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्त, अनुवाद का संबंध किससे होता है दोस्त। तो अनुवाद का जो संबंध होता है मेरे दोस्त वो किससे होता है, देखिए बहुत सिंपल है, श्रोता भाषा से, लक्ष्य भाषा से, ए और बी दोनों नहीं। अनुवाद जो आप करते हैं वो सुनने के लिए भी अच्छा होता है और लक्ष्य आपका जो अनुवाद करने का लक्ष्य होता है वो भी। तो ये ए और बी जो सी है दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी आपका 51 नंबर है, आदर्श अनुवादक के गुण होना चाहिए बहुभाषिकता। यानी जो आदर्श अनुवाद करने वाले लोग होते हैं उनको बहुभाषिकता मतलब बहुत बोलना नहीं होता, यानी बहुत भाषा का ज्ञान होना चाहिए, विषय समग्र का ज्ञान, विवेकशीलता। यानी आपका डी आंसर जो है 100% आपका जो है डी आंसर सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, विवर्णिका का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। 100% लिख कर दे रहे हैं। विवर्णिका का जो होता है वो हिंदी होता है दोस्तों, वो होता है आपका ब्रोचूर, ब्रोचूर। आंसर सी 110% आपका सही होगा। 53 नंबर प्रश्न है दोस्त, प्रशाखा पदाधिकारी के लिए अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। देखिए प्रशाखा पदाधिकारी को जो है अंग्रेजी में वो कहा जाता है आपका कौन, क्या कहा जाता है, तो ऑफिसर तो बोला जाता है लेकिन ब्रांच ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है, जो कि नहीं है। और ब्रांच ऑफिसर को दूसरा भाषा में असिस्टेंट ब्रांच भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा मेरे दोस्त वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ब्रांच ऑफिसर यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। 54 नंबर है, लेखा अधिकारी के लिए अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है दोस्तों। तो लेखा अधिकारी का जो होता है अंग्रेजी होता है वो आपका होता है अकाउंट्स ऑफिसर होता है या अकाउंटेंट ऑफिसर्स होता है। आंसर ए जो है 110% आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर प्रश्न है, शपथ पत्र के लिए अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों, शपथ पत्र के लिए जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो क्या होता है, एफिडेविट होता है। जो शपथ लेते हैं दोस्तों वो एफिडेविट होता है। आंसर आपका बी ऑप्शन बेस्ट आंसर, बी फॉर बेस्ट आंसर। भविष्य निधि के लिए अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा दोस्तों, भविष्य निधि के लिए अंग्रेजी जो अनुवाद होगा वो प्रोवाइडेंट फंड होगा। आंसर ए फॉर बिल्कुल रूप से बवाल, आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न होगा, इसके बाद बहुत कम क्वेश्चन बचेगा। संपादक का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है दोस्तों। संपादक जो होता है दोस्तों उसको हम लोग एडिटर कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अभी वीडियो को एडिट करेंगे फिर अपलोड कर देंगे तो वो एडिटर होगा। जैसे कि आप लोग को भी मन होगा कि हम इन सर का वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं बना करके, तो आप भी हमारे इस वीडियो को डाउनलोड करके अपना भाषा और या फिर एडिट वेडिट करके आप अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, यही होता है। आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का। देखिए बच्चे से भी बेहतर क्वेश्चन पूछ दिया है। कलम तोड़ना मुहावरा का मतलब क्या होता है, अच्छी लिखावट होनी चाहिए, बस सिंपल सा आंसर है आपका। 58 नंबर ऐसा भी कोई प्रश्न होता है, सुंदर लिखावट होगा, बी फॉर बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, कान खड़े होना मुहावरे का। देखिए सिंपल, जब भी कोई भी बात आप सुनते हैं अचानक वाली बात तो आपका कान खड़ा हो जाता है, उस समय आप चौकन्ने हो जाते हैं मेरे दोस्त। आपका आंसर जो है ए फॉर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग चलेंगे और 60 नंबर प्रश्न होगा। इसके बाद 10 प्रश्न हमारे हाथ में बचेगा जिसको हम लोग जल्दी से खत्म कर लेंगे, फिर हम आपको पीडीएफ इसका दे देंगे, ठीक है। कमर कसना मुहावरे करते क्या होता है दोस्त। देखिए कमर कसना मुहावरे का मतलब, ये क्वेश्चन है कोई भाई, बी फॉर बेस्ट आंसर, बी ऑप्शन चले जाइए,
बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न काफी कंपटीशन आर में भी पूछा जाता है दोस्तों, वहां पे लोग सोचते हैं कहाँ से प्रश्न आ गया। अल्पप्राण ध्वनि क्या होता है दोस्तों? देखिए अल्पप्राण ध्वनि, हमने ध्वनि के बारे में पहले ही प्रश्न बता दिए थे। देखिए आपके एग्जाम कौन प्रश्न पूछता, वो प्रश्न हम पहले ही बता चुके हैं, सब्जेक्टिव भी बताए थे, जिसको पढ़ने के बाद वहां से ऑब्जेक्टिव निकला है। देखिए अल्पप्राण ध्वनि जो होता है दोस्तों, वो क्या क्या होता है? तो क ख के लैंग्वेज होता है क ग और अंग होता है, और यहाँ पर जो होता है अल्पप्राण में आपका क आ चुका है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे ख नहीं होना चाहिए था। चौ छ जो हम क्या होता है, च आता है, छ आता है, ज आता है और य आता है, ठीक है। झ नहीं आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 100% सही आंसर बता रहे हैं भाई, 100%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मात्र मता प्राण ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा 62 का, काफी लोग कंफ्यूज हैं, बट इसका आंसर जो है आपका ए ही सही होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक को ही सही बताए हैं। 63 नंबर प्रश्न दोस्तों, अनुनासिक ध्वनि का उदाहरण क्या होता है? देखिए अनुनासिक का मतलब होता है जिसका उच्चारण करते समय आपका मुख से भी आवाज आ जाए और आपका नाक से भी आवाज निकल जाता है। बोल कर देख लीजिए, म न न, यहाँ पर आप लोगों ने समझ गए होंगे, यहाँ पर नाक मुंह दोनों से बोला जाता है। तो आंसर आपका डी फॉर डी आंसर, बिल्कुल रूप से। 64 नंबर प्रश्न है, क का उच्चारण आसान। देखिए कितना आसान ग्रेजुएशन का एग्जाम है, पता नहीं चलता है कि 5वां का एग्जाम है। जितने भी क ख के पंक्ति में आता है दोस्तों, उसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। इसलिए कहा करते थे 10वीं कक्षा में अच्छी से पढ़ लिया कीजिए, आगे तीनों प्रॉब्लम ना होई। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, कंठ। देखिए तालु से क्या होता है, जैसे चौ छ जो हो जाएगा, जितना चौ छ, अरे भाई आप जानते होंगे फिर भी समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, आपके मन में उठ रहा होगा कि हम जानते हैं इस प्रश्न का आंसर, इसलिए 65 नंबर प्रश्न है दोस्त, उष्म ध्वनि क्या होता है? देखिए उष्म ध्वनि का मतलब होता है, बोल कर देखिए कि जिसमें अधिक मात्रा में मुंह से उष्मा निकलता है, हवा गर्म निकलेगा आपको। उष्म मतलब गर्म, जैसे श, हवा मुंह के सामने हाथ ले जाएगा तो गर्म लगेगा, समझ जाइए वो उष्म ध्वनि है। और टोटल उष्म ध्वनि की संख्या जो होता है दोस्तों, वो आपका 4 होता है, तलाबी स, मूर्धन्य स, हदंत स और एक होता है आपका ह। बोल कर देखिए ध्वनि निकलेगा। तो उपयुक्त में से सभी आंसर जो है आपका वो सही है, डी फॉर डी आंसर सही होगा। आपका यहाँ पर जो है आपका 66 नंबर प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है दोस्त? तो अंतस्थ व्यंजन जो है ये सभी बात है, य, र, ल और व, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। आंसर आपका डी फॉर डी आंसर बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, कलम का धनी मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये आज तक मुहावरा बना ही नहीं है, तो आंसर ही इसका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 100% लिख लीजिए, यही सही आंसर होगा, ठीक है। 67 नंबर का डी आंसर ही सही होगा। 68 नंबर प्रश्न दोस्तों, खाक छानना मुहावरा का अर्थ दिया, देख लीजिए। खाक छानना मुहावरा का अर्थ होता है दर दर भटकना, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशानी होकर के और दर दर लोग भटकते हैं, तो इसको कहते हैं खाक छानना। और हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो रहा है। अंतिम का सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अधिक कठिनाई काम को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो कहते हैं वाह, हमने आज गंगा नहा लिया है। आंसर आपका ए ही सही होगा। चलिए बिल्कुल रूप से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 70 नंबर है, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त? काठ का उल्लू मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्त, वो होता है आपका महामूर्ख होता है। ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। दोस्तों इस तरह से हमने आपको सारे प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सही सही दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके आगे भी शेयर कीजिएगा। बाकी आपके एग्जाम में भी ये सारा प्रश्न जो है पूछा जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं, सभी सवालों को हिम्मत के साथ जवाब दीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपको आंसर की मिलाना होगा और इस क्वेश्चन का PDF लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सिंपल दोस्तों, आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है VSV MNC क्लासेस VSV गुरुजी। जैसे आप सर्च करेंगे दोस्त, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। पहला वाले पेज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट वाले पेज पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है दोस्तों। इसमें आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपके सामने यूनिवर्सिटी अपडेट्स है, तो यूनिवर्सिटी अपडेट्स पर भी आ सकते हैं, या यहाँ पर आपके सामने UG फर्स्ट सेमेस्टर MIL हिंदी है। वैसे अगर आपको नहीं मिलता है, आप बाद में सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा जो भी विषय चाहिए। जैसे कि आपको लिख देना है यहाँ पर AEC फर्स्ट हिंदी,
तो आपके सामने जो है, और यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा तो वो हिंदी आ जाएगा आपका, ठीक है। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर है तो हम लोग क्लिक कर देंगे, और क्लिक करेंगे तो यहीं पर जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा अपलोड हुआ तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पढ़ने के लिए दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न यहीं से सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छपा है, इस बात को भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।